नमस्ते, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करती हूँ, आपके अपने प्यारे से परिवार रोज़गार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे। अपना हालचाल आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, गुड आफ्टरनून और सभी को नमस्कार। सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत। तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे। अपनी क्लास को हम लोग शुरू कर रहे हैं और आज की क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने पिछली क्लास में तंत्रिका तंत्र को पढ़ लिया था। कुछ बच्चों का यहाँ पर टेलीग्राम में कुछ क्वेरीज थी कि मैम आपने जो लिम्फ हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके पार्ट्स को आपने नहीं बताया। तो बेटा मैंने आपको कहा था कि आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है यही आपको सिलेबस में पूछा जाता है। तो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में ही बातें करी हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में ही आपको पूछा जाता है। पेरिफेरल से सिर्फ आप लोगों ने जो आपकी कपाल तंत्रिका है उनकी संख्या और आप लोगों की जो दोस्तों स्पाइनल कोड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व होती हैं उनकी संख्या ही पढ़नी थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप लोगों का जो नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन की। तो प्यारे दोस्तों, बड़े आराम से हम लोग रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो बात करेंगे रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन की। ठीक है दोस्तों, जिसको आप लोग जनन भी कह देते हो और प्रजनन भी कह देते हो। तो बात करने वाले हैं हम लोग रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की। तो जो प्रजनन होता है ये क्या है ना? ये क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अच्छा, नहीं बेटा हम, हाँ जी ऐसा समझ सकते हो बेटा, है ना? एक बच्चे का डाउट है कि आप सर के रिलेटिव हैं। तो रिलेटिव तो नहीं कह सकते, बट हाँ सर हम सबके भगवान के समान है, तो बिल्कुल आप समझ सकते हो सारी चीजें। ठीक है, चलो आओ आगे बात कर लेते हैं अब हम कि मैम प्रजनन होता क्या है। सबसे पहले ये बात करते हैं कि प्रजनन होता क्या है। जब हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मैम ये होता क्या है। तो प्यारे दोस्तों, जब कभी भी कोई भी जीव इस पृथ्वी पर, जितने भी सजीव हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी सजीव हैं वो अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं उसी को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी बेटा, जो लोब्स आपने पढ़ी हैं वो आप लोगों को जरूर पेपर में प्रश्न के तौर पर पूछी गई हैं। एनसीईआरटी की बुक में कुछ एनसीईआरटी के एडिशन है जिनमें वो दी हुई होती हैं, सभी एनसीईआरटी की बुक में वो नहीं दी हुई होती। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को उनके सेक्शन के बारे में बताया है, क्योंकि कई बार दूसरे एग्जाम में, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको पूछ लिया गया है। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने आप लोगों को कहा ना अभी अभी क्लास जब शुरू हुई थी कि आपके सिलेबस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप ट्वेल्थ लेवल में पढ़ते हो या उसके अपर लेवल में आप पढ़ते हो। बेसिकली जो 10th की एनसीईआरटी है उसमें आप लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ही बात करते हैं। तो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही करना है, आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिटेल में नहीं करना है। ठीक है बच्चा, तो मैंने आपको आते ही वो चीज अभी अभी समझाई कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही आपके पेपर में आएगा, आपको पेरिफेरल डिटेल में बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो वही मैंने बात कराई आपको। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी पढ़ेंगे, एक एक करके तो सारी चीजें पढ़ेंगे ना। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, प्रजनन की। तो दोस्तों प्रजनन वो क्रिया होती है जिसमें कोई भी जीव अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए क्या करता है, इस प्रक्रिया को करता है। तो आप लोग लिखोगे जीवों का अपने जैसी संतान, जीवों का अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया, अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया। ठीक है, तो जीवों का अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया प्रजनन कहलाती है। क्लियर? क्या कहलाती है दोस्तों? प्रजनन कहलाती है। तो प्रजनन क्या होता है? जब कोई भी जीव अपने जैसी संतान उत्पन्न करता है। जैसे हम इंसानों के बच्चे हमारे जैसे होते हैं,
कुत्ते का बच्चा कुत्ते के जैसा होता है, गाय का बछड़ा गाय के जैसा होता है, शेर का जो बच्चा है वो शेर के जैसा होता है, शेर के बच्चे को कहा जाता है छावा। तो तुमने तो सुना ही होगा ना ये नाम। तो प्यारे बच्चों, हर इंसान, हर जानवर, हर पौधा अपने जैसे बच्चों को जन्म देगा, अपने जैसी संतान उत्पन्न करेगा, उसी को हम लोग कहते हैं प्रजनन। तो जीवों का अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया प्रजनन कहलाती है। तो बताएंगे प्रोसेस ऑफ, आप लोग बताएंगे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग, सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है प्यारे बच्चे, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग, मतलब अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहा जाता है प्यारे दोस्तों रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो जब कभी भी कोई भी जीव अपनी जैसी संतान उत्पन्न करेगा उसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग जनन। अब ये जनन की क्रिया जो होती है दो तरीके से होती है। ये जनन की क्रिया कितने तरीके से होगी दोस्तों? दो तरीके से। तो हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है इसके प्रकार। ठीक है, देखो कितना अच्छा कलर ना, ये एक अलग कलर है जो आपके बोर्ड के अंदर है। आप लोग बात करोगे प्रजनन या जनन के प्रकार। आपको पूछा जाएगा जनन कितने प्रकार का होता है, जनन के प्रकार। तो आप लोग बताकर चलते हो कि जो प्रजनन होता है, ये बोर्ड ना ज्यादा ही वर्क कर रहा है, एक्स्ट्रा टचिंग कर रहा है दोस्तों, लगता है सुबह से चल रहा है बेचारा। तो आप लोग बताकर चलते हो कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है। ठीक है ठीक, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इस संसार में जितने भी जीव अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, है ना, तो आप लोग बात करेंगे। आप तो रफ्तार बैच पढ़ा रहे हो समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो बेटा? रफ्तार बैच ही तो है ये आपका, और कौन सा बैच है ये? आओ अब आगे बात करते हैं हम लोग। चलो, तो यहां से आप लोगों को पता लगाना है कि प्रजनन की क्रिया दो तरीके की होती है। अब नो कमेंट, अब अच्छे से चीजों को पढ़ो। तो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? दो प्रकार का। कौन कौन सा होता है? एक आप लोग बताकर चलोगे कि मैम अलैंगिक जनन होता है, और एक आप लोग बताकर चलोगे मैम लैंगिक जनन होता है। बहुत अच्छे से समझना कॉन्सेप्ट को। ठीक है, एक होता है दोस्तों अलैंगिक जनन, एक प्रक्रिया जिसको कहते हो अलैंगिक जनन, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्लियर, यानी कि अलैंगिक जनन। और मैम दूसरा होता है लैंगिक जनन, दूसरी जो क्रिया है उसको कहा जाता है लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी क्रिया है जिसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? तो दो तरीके से आप लोगों का जो जनन की क्रिया है वो होती है, और ये दोनों ही आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो इस संसार में जितने भी सजीव हैं वो दो तरीके से जनन की क्रिया करते हैं, दो तरीके से सभी में होता है रिप्रोडक्शन। आप बताकर चलते हो लैंगिक जनन होता है और एक होता है अलैंगिक जनन। मैम अलैंगिक जनन में क्या होता है? तो यहाँ पर एक ही जीव, एक अकेला जीव संतान उत्पन्न कर सकता है दोस्तों, एक अकेला जीव संतान उत्पन्न कर सकता है। मान लो आप लोगों ने देखा है कई बार कि कोई भी पौधा आपने उठाया और पौधा जो होता है उसको आपने क्या करा बेटा, पौधे को काटा, पौधे का कोई भी तना आपने काटा और लगा दिया मिट्टी में, और उसी तने से, उसी कटे हुए पार्ट से दूसरा पौधा उग जाता है। तो वहां पर आप लोगों का क्या हुआ बेटा, एक ही जीव की जरूरत पड़ी। तो मतलब ऐसा जनन जहां एक ही जीव, एक अकेला जीव संतान उत्पन्न कर सकता है। तो आपको पूछेगा पेपर में एक अकेला जीव, ठीक है, आप लोग बताएंगे एक अकेला जीव संतान उत्पन्न कर सकता है दोस्तों। ठीक है, संतान उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे वो जनन जहां पर एक अकेला जीव ही संतान उत्पन्न कर सकता है। तो बताएंगे ओनली, आप लोग लिखेंगे सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, कैन प्रोड्यूस
ऑफ स्प्रिंग। मैंने कहा ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है बालक, यानी कि बच्चे, यानी कि संतान। तो एक अकेला जीव ही संतान उत्पन्न कर सकता है। मैम यहाँ क्या होगा लैंगिक जनन में? लैंगिक जनन में दो जीवों की जरूरत होगी, एक नर होगा, एक मादा। जैसे आप किसी की शादी में जाते हो तो क्या किसी एक ही लड़के की शादी हो रही होती है? क्या किसी एक लड़की की शादी हो रही होती है? तुम कहोगे नहीं मैम, एक दूल्हा होता है, एक दुल्हन होती है, उनकी शादी हो रही होती है। तो दूल्हा है नर, दुल्हन है मादा। दूल्हे के अंदर है शुक्राणु, मादा के अंदर है अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होगा, तब जाकर एक बच्चे का निर्माण होगा। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पर एक अकेला जीव संतान उत्पन्न नहीं करेगा, यहाँ पर दो जीवों की जरूरत होती है। तो आप लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पहला पॉइंट लिखना है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पर, अरे बालको तुम किस झंझट में पढ़े हो, रफ्तार बैच है आपका, 2.0 बैच ही है, आपको पता है बेटा ये बात, ठीक है। अब आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए ना, आप पढ़ो, इस झंझट में क्यों पढ़े हुए हो, ठीक है। आओ इधर सुनो। अब इसमें क्या होता है, दो जीव मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं। तो वो जनन जिसमें दो जीव मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है, क्लियर, उसको कहा जाता है दोस्तों, आप लोग कहोगे लैंगिक जनन। दो जीव मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं। टू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग। तो यहां पर क्या हुआ कि दो जीवों ने मिलकर संतान उत्पन्न करी है, क्लियर। तो आपको समझ में आ गया दोनों में अंतर। यहाँ एक अकेला जीव संतान उत्पन्न कर सकता है, यहाँ तुम्हें दो जीवों की जरूरत होगी। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट, दोनों में अंतर आप लोगों को, नेक्स्ट पॉइंट आपका लैंगिक और अलैंगिक जनन में फिर से अंतर करेंगे। इधर हम लोग लिख रहे हैं अलैंगिक जनन, इधर हम लोग लिखेंगे अलैंगिक जनन, ठीक है, जिसको आप लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हो। और मैम इधर लिखेंगे लैंगिक जनन, इधर हम लिखेंगे लैंगिक जनन। अब यहाँ पर जो लैंगिक जनन है दोस्तों, इसको आप लोग कहते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट की बात करते हैं दोनों में। भाई दूसरा पॉइंट ये कि अलैंगिक जनन जो होता है, इसको करने के लिए हम लोगों को जरूरत होती है दोस्तों, किसकी? हम लोगों को जरूरत होगी गैमेट्स की। गैमेट्स क्या होते हैं मैडम? गैमेट्स होते हैं बच्चों नर और मादा युग्मक। तो आपको पेपर में प्रश्न आता है कि किस प्रकार के जनन को करने के लिए गैमेट्स की आवश्यकता होती है ना। पादप जीव कब से होने लगे? बेटा आप लोगों ने सुना है ना जीव जंतु, तो जीव ही बोला जाता है पादपों को, और जंतु अलग है। आपने बेसिकली नाम सुना है जीव जंतुओं का अध्ययन, जीव जंतुओं के बारे में बात करना। तो जीव बेसिकली पादपों के लिए ही बोला जाता है, और पादप हमेशा से जीव ही हैं, क्लियर। और जंतु आप लोग हो, जंतु दूसरे होते हैं पादपों को छोड़कर। तो पादप भी आते हैं आप लोगों के किसके अंदर? सजीवों के अंदर, इसलिए उनको भी जीव कहा जाता है। अब यहाँ पर सुनो आप लोग, अलैंगिक जनन जो होता है इसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। तो बताएंगे युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। मैम युग्मक क्या होते हैं? बड़े अच्छे से समझना, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार का जनन ऐसा है जिसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती। नो नीड ऑफ गैमेट, नो नीड ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स की जरूरत नहीं होती है यहाँ पर। अच्छा मैम गैमेट्स क्या होते हैं अभी समझाती हूँ, पहले यहाँ लिख लो। युग्मकों की आवश्यकता होती है, ये ऐसा जनन है जिसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है, क्लियर। तो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा कि युग्मकों की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो कौन सा जनन है जिसमें युग्मकों की आवश्यकता होती है? आपने टिक लगाया लैंगिक जनन। जिसमें युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती आप लोग बताते हो वो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो लिखेंगे नीड्स गैमेट, नीड गैमेट्स। तो यहाँ पर आप लोगों को गैमेट्स की नीड होती है। अब मुद्दा ये है कि मैम गैमेट क्या होते हैं, मुद्दा ये है कि मैम युग्मक क्या होते हैं। तो दोस्तों युग्मक होते हैं दो, युग्मक होते हैं दो। कौन कौन से युग्मक होते हैं? नर और मादा युग्मक। आपने पढ़ा है ना, अभी अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ पर दो जीवों की जरूरत होती है ना, इस जनन को करने के लिए। तो इसीलिए याद रखना कि युग्मक दो होते हैं, एक नर युग्मक होता है, नर युग्मक, एक मादा युग्मक होता है दोस्तों। नर को आप लोग कहते हो मेल गैमेट और मादा को आप लोग कहते हो फीमेल गैमेट।
तो मेल और फीमेल गैमिट की जरूरत होती है हमें लैंगिक जनन के अंदर। मैम मेल जो होता है, यानी कि जब आप लोग बात करते हो मेल की, तो मैम मेल जो होता है इसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है ये बताओ। तो जो मेल गैमिट होता है, अरे भैया, जो मेल गैमिट होता है इसमें हमें किसकी जरूरत होती है, तो आप लोग बताकर चलते हो कि मेल के लिए या मेल गैमिट जो होता है इसमें होते हैं शुक्राणु, इसके अंदर आते हैं दोस्तों शुक्राणु। तो शुक्राणु की जरूरत होती है प्यारे दोस्तों लैंगिक जनन को करने के लिए। कभी भी आपको पूछे कि गैमिट क्या होते हैं, तो गैमिट दो होते हैं, नर और मादा। आपको पूछे कि नर गैमिट किसको कहते हैं, यानी मेल गैमिट किसको कहते हैं, तो शुक्राणु होते हैं मेल गैमिट। और आपको कभी भी पूछे कि फीमेल गैमिट किसको कहते हैं, तो आप जानते हो कि फीमेल के शरीर में बनते हैं अंडाणु यानी ओवम, तो ओवम को कहा जाता है फीमेल गैमिट यानी मादा युग्मक। बात समझ में आ गई। तो नर और मादा युग्मक की जरूरत होती है लैंगिक जनन को करने के लिए, जबकि यहाँ पर ना आपको नर चाहिए ना मादा, यहाँ तो एक अकेला जीव है वही संतान उत्पन्न कर सकता है। क्लियर। तो ये पॉइंट आपको पूछा जाता है, ये कई बार ऐसे भी प्रश्न आ जाता है कि हमारी प्रजनन प्रक्रिया के अंदर युग्मक दो प्रकार के होते हैं, ये कौन से होते हैं, तो आप लोग बताते हो कि युग्मक दो हैं, नर युग्मक मादा युग्मक। आपको कई बार पूछ लेता है कि शुक्राणु क्या है, तो शुक्राणु नर युग्मक का भाग है, यानी शुक्राणु को मेल गैमिट कहा जाता है। ये लड़कों में बनते हैं, पुरुषों में बनते हैं, जबकि महिलाओं में अंडाणु बनते हैं, तो अंडाणु होते हैं फीमेल गैमिट, यानी ये मादा युग्मक के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर हो गई बात है ना। अब आगे बात करते हैं अगला पॉइंट कि मैम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के अंदर दूसरा पॉइंट कौन सा बन सकता है। तो आइए भाई फिर से अब अगला डिफरेंस हम लोग लिखने वाले हैं। यहां पर मैं फिर से आप लोगों को अलैंगिक जनन के बारे में बताने वाली हूँ, अलैंगिक जनन, और यहां से हम लोग जिसको कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहां से फिर से हम लोग बात करने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में, है ना। फिर से बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो फिर से हम लोगों की बात चलेगी अब दोनों के बारे में। चलिए बात करते हैं कि मैम लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में तीसरा डिफरेंस कौन सा होगा। तो तीसरा डिफरेंस ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि अलैंगिक जनन के अंदर निषेचन की क्रिया नहीं होती, ठीक है। निषेचन की क्रिया नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जिन बच्चों को बैठकर, अब देखो जैसे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो लोगों को ना चुलसी मचने लग गई है, क्या कि मैडम तो हमारी रिप्लाई नहीं कर रही, मैडम तो हमारे कमेंट ही नहीं पढ़ रही, रिकॉर्डेड क्लास है, फलाना ढिकना। तो बेटा जब पढ़ोगे जब भी तो सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। मैम ओवम को हिंदी में और क्या कहा जाता है, ओवम को हिंदी में आप लोग अंडाणु भी कह देते हो, अंडप भी कह देते हो, डिम्ब भी कह देते हो। तो इसके हिंदी में भी बहुत सारे नाम है, इसको आप लोग अंडाणु कह देते हो, अंडा कह देते हो, और डिम्ब भी कह देते हैं, डिम्ब। कई बार इसको डिम्ब लिखा भी आ जाता है हिंदी में, ठीक। तो आप लोग समझ गए यहाँ पे चीजों को। आ जाओ अब बात करते हैं। लाइव क्लास चल रही है और डिस्टर्ब मत करो और मुझे परेशान मत करो, क्लास को अच्छे से पढ़ लो और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। चलो इधर सुनो तीसरा पॉइंट। फिर मैं ना आप लोगों के कमेंट के चक्कर में रह जाती हूँ और क्लास में कुछ करा ही नहीं पाती। अच्छे से कर लो चीजों को, अच्छे से कवरअप करके चलो बेटा। अलैंगिक जनन जो होता है इसमें निषेचन नहीं होता है। क्या नहीं होता दोस्तों, निषेचन नहीं होता। आपको पूछा जाता है कि किस प्रकार के जनन के अंदर निषेचन नहीं होता, तो बताओगे अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हेयर, नो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हेयर, ठीक है। आप लोग बताकर चलते हो कि यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। मैम फर्टिलाइजेशन क्या होता है अभी समझाऊंगी, पहले यहाँ लिखो कि मैम यहाँ पर निषेचन होता है। तो ये ऐसा जनन है लैंगिक जनन जिसमें निषेचन होता है, ये बिना निषेचन के हो ही नहीं सकता, इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हेयर, यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का फर्टिलाइजेशन जो है वो होता है दोस्तों। तो प्रश्न आएगा किस प्रकार के जनन के अंदर निषेचन की क्रिया होती है, तो कहाँ होता है निषेचन, आप कहोगे लैंगिक जनन में। मैम क्या होता है निषेचन, चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि मैम निषेचन क्या होता है। मेरा गला इसलिए खराब है क्योंकि लगातार क्लास चल रही है,
बोलते बोलते, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि पढ़ाने दो मुझे, है ना, फिर मेरा फ्लो टूट जाता है, तुम्हारे कमेंट देखती रहती हूँ, है ना। तो अब हम बात कर रहे हैं आप लोगों का कि यहाँ पर आप लोग जो होंगे वो अच्छे से चीजों को समझते चलो। अब मैं आपको पढ़ाती हूँ कि मैम निषेचन क्या होता है, मैम फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो अभी दोनों में हमने पढ़ा कि भाई अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता, लैंगिक जनन में निषेचन होता है। मुद्दा ये कि निषेचन क्या है, अब समझो निषेचन होता क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई बालको, बहुत अच्छा मुद्दा है ये फर्टिलाइजेशन। ये निषेचन क्या होता है, तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें नर और मादा युग्मक आपस में फ्यूज्ड होते हैं, नर और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, इसको कहते हैं निषेचन। तो आप लोग बताएंगे वह प्रक्रिया, निषेचन क्या होता है मेरे बालको, वह प्रक्रिया जहां नर व मादा युग्मक, अभी बताए थे नर युग्मक कौन होते हैं, शुक्राणु, मादा युग्मक कौन होते हैं, अंडाणु। तो जहां नर व मादा युग्मक युग्मकों का संलयन होता है, संलयन का मतलब होता है मिलना, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जहां नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। तो आप लोग बताते हो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मादा और नर युग्मक के मिलन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। समझ में आई भाई बात, कैसे, अभी अभी मैंने कहा कि जो नर होते हैं उनमें बनते हैं शुक्राणु, जो मेल होते हैं प्यारे दोस्तों उनमें बनते हैं स्पर्म यानी कि शुक्राणु, ठीक है मैम, अभी अभी आपने हमें समझाया। तो शुक्राणु नर के अंदर बनते हैं, और जो मादा होती हैं प्यारे दोस्तों, मादा यानी कि जो फीमेल होती हैं प्यारे दोस्तों, उनके अंदर क्या बनते हैं, अंडाणु, उनके अंदर क्या बनते हैं, अंडाणु यानी ओवम बनते हैं, ठीक है। अब शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिल जाते हैं इस तरीके से, शुक्राणु और अंडाणु दोनों आपस में मिल जाते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तो नर और मादा युग्मक का संलयन जो होता है इसी को कहते हैं निषेचन। कैसे, चलिए डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो आपको बड़ी सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर पीले पीले रंग में, ये पूरा अंडा है, ये पूरा एक अंडा है। ये क्या है दोस्तों, ये एक एग है, ये एक ओवम है, ये एक अंडाणु है दोस्तों जो मादा के शरीर में बनता है, ये एक अंडाणु है जो मादा के शरीर में बनता है, क्लियर। और मैम ये क्या है, ये जो आ रहे हैं ये शुक्राणु है प्यारे दोस्तों, ये क्या है, देखो लिखा हुआ है स्पर्म, ये शुक्राणु है। शुक्राणु किसके शरीर में बनते हैं, नर के शरीर में, ठीक है। तो शुक्राणु जब मादा के शरीर में पहुंचते हैं तो प्यारे बच्चों वो अंडाणु के पास जाते हैं और अंडाणु के साथ मिल जाते हैं, शुक्राणु अंडाणु के अंदर जाकर धस जाते हैं इस तरीके से। जैसे ये वाला शुक्राणु आपको दिख रहा है अंडाणु में अंदर चला गया, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं निषेचन, इसी प्रक्रिया को कहा जाता है प्यारे दोस्तों फर्टिलाइजेशन, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो जब नर और मादा युग्मक जो हैं वो क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, इसी प्रक्रिया को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये जो तुम्हें यहाँ फोटो दिख रहा है ना, यही है दोस्तों निषेचन, इसी को कहते हैं निषेचन। अब ये निषेचन दो तरीके से होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है ये दो तरीके से होता है दोस्तों। तो आइए अब बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, क्लियर। मैडम मेरू रज्जु पूरा नहीं हुआ था, बेटा मेरू रज्जु पूरा हो गया। मैंने आपको बताया कि इसके काम क्या होते हैं, मैंने आपको बताया कि आपके पश्चिम मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, बस यही काम तो होते हैं मेरू रज्जु के, यही होता है प्यारे बच्चे, ठीक है, क्लियर। चलो आओ आगे बात करते हैं। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं आप लोगों के टेस्टिस के अंदर, यानी जो लड़कों में वृषण होते हैं वहां बनते हैं, ठीक है, क्लियर। समझ में आ गई बात। पहले तो एक बच्चा है, दीपक बेटा तुम मुझे अपना नंबर दो, ठीक है, एक बच्चा है, पहले मैं इस दीपक का नंबर ले लूं और इनसे मैं पर्सनली बात करना चाहती हूँ दीपक से कि यहाँ पर ऐसे मत लिखा करो कि गलत पढ़ा रही हो, आपको क्या गलत लगता है आप उसको लिखा करो, और जो आपको सही लगता है, आपका ज्ञान भी तो मैं देखना चाहती हूँ भाई, जो आपको सही लगता है पहले उसको मुझे बता दिया करो यहाँ,
आप कहकर चुपके से निकल लेते हैं, फिर मैं पूछती हूँ कि क्या गलत लग रहा है, फिर कोई रिप्लाई नहीं आता। दीपक, मेरा आज आपसे सवाल है कि आपको यहाँ पर कौन सी ऐसा पॉइंट है जो अभी तक मैंने गलत बताया है। मुझे नंबर दो अपना, मैं तुमसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो, मैं वहीं आकर तुमसे बात करना चाहती हूँ। पता नहीं किस वेव में, किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बच्चे ऐसा कह देते हैं भैया, समझ ही नहीं आता मुझे। आओ इधर आओ, ठीक है। दीपक, आप बेटा, मैं आपसे आपका नंबर मांगना चाह रही हूँ, मुझे नंबर दो, और नंबर दो, मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहती हूँ, ठीक है। और वो सारे एविडेंस लेकर आना आप, जिस एविडेंस में जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं अभी तक, ये आपको सारी की सारी जहां गलत लिख रही हूँ, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो निषेचन की क्रिया हुई मैम, ये कितने तरीके से होती है, ठीक है। आ जाओ अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि मैम फर्टिलाइजेशन कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, कि भाई फर्टिलाइजेशन जो होता है ये कितने प्रकार का होता है। निषेचन के प्रकार, अब हम बात करते हैं निषेचन के प्रकार। तो आपने ये तो जान लिया कि भाई निषेचन होता क्या है ना। नर और मादा युग्मक का जो संलयन होता है उसी को निषेचन कहते हैं। निषेचन के बाद क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे। पहले ये जानते हैं हम लोग कि प्यारे बच्चों, आपका जो निषेचन की क्रिया ये कितने तरीके से होती है, ठीक है। अब बात करते हैं, भाई निषेचन होता है दो तरीके से, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये प्रश्न आपको आता है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बनता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कितने प्रकार से होता है। तो निषेचन दोस्तों दो तरीके का होता है। एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है प्यारे बच्चों बाह्य निषेचन, ठीक है, जिसको आप कहते हो बाह्य निषेचन, यानी कि आप लोग कहते हो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसको आप क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिसको आप लोग कहते हो बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? आगे बात करते हैं। दूसरा होता है दोस्तों आंतरिक निषेचन। दूसरा जो टाइप है वो होता है आंतरिक निषेचन। दूसरा टाइप होता है आंतरिक निषेचन। ये सेम मैसेज मैंने नर्वस सिस्टम वाली क्लास में भी देखा, और मैंने पूछा भी कि क्या गलत है बताओ, फिर गायब, फिर कोई रिप्लाई नहीं, फिर कोई कमेंट नहीं, पता नहीं चलता। मैंने कहा टेलीग्राम में टैग करो बेटा जो आपको गलत लगता है, हम आपको जवाब देंगे ना। टेलीग्राम में कोई ऐसा मैसेज, पता ही नहीं चलता कि क्या करना चाह रहे हो। आ जाओ आगे बात करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दूसरा हो जाता है दोस्तों इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखो, अब आपको यहां से प्रश्न बनता है कि बाह्य निषेचन क्या होता है और आंतरिक निषेचन क्या होता है। बेटा बहुत सिंपल है, नाम से ही पहचान जाओगे तुम, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, है ना। अब देखो, बाह्य निषेचन की जो क्रिया होती है वो शरीर के बाहर होती है, सिंपल सी बात। बाह्य निषेचन क्या? ऐसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता है। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, एक प्रश्न आता है छोटा सा कि निषेचन की क्रिया बेसिकली होती कहाँ है। तो आप कहोगे निषेचन की क्रिया मादा के शरीर में होती है, फीमेल बॉडी में। हम महिलाओं के शरीर में होता है निषेचन, मतलब हम महिलाओं के शरीर के अंदर पहुंचते हैं शुक्राणु, और हमारे अंदर ही बन रहे हैं अंडाणु, ठीक है। समझ में आ गई बात, है ना। अमन जी, आप भी मुझे अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपसे भी बात करूंगी और पूछूंगी कि आपने जो ये बायोलॉजी पढ़ी हुई है ये ज्ञान आपने कहाँ से लिया है, ठीक है। आवाज स्लो आ रही है, अब बड़े ध्यान से समझना आप लोग चीजों को, कि आप लोगों का जब भी एक प्रश्न आता है, नोट कर कर एक चीज मैं आपको लिखवा रही हूँ, है ना, नोट कर कर एक चीज मैं आपको लिखवाना चाहती हूँ, नोट कर कर एक चीज मैं आपको लिखवाना चाह रही थी कि आप लोगों को एक प्रश्न आता है कि निषेचन की क्रिया सामान्यतः कहाँ होती है। तो बेटा देखना, बड़े अच्छे से समझना इस कॉन्सेप्ट को। तो निषेचन की क्रिया किसके अंदर होती है ये पूछा जाता है। तो निषेचन की क्रिया मादा के शरीर में होती है। कहाँ होती है मेरे प्यारे बच्चों? मादा के शरीर में होती है, ठीक है। निषेचन कभी भी नर के शरीर में नहीं होता। कहाँ होती है निषेचन की क्रिया? मादा के शरीर में होती है दोस्तों। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन, आप लोग बताएंगे, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फीमेल बॉडी। बेटा फीमेल बॉडी में होता है फर्टिलाइजेशन, है ना।
अब मैम फीमेल बॉडी तो बहुत बड़ी है, हमारी बॉडी में तो दिल है, हमारी किडनी है, हम लोगों के बहुत सारे ऑर्गन है ना। फिर मादा के शरीर में भी कहाँ होती है, तो आप लोग कहेंगे कि मादा के शरीर में होती है फैलोपियन ट्यूब में। बिल्कुल सही बात बच्चे बता रहे हैं। तो एक तो ये प्रश्न आता है कि निषेचन की क्रिया किसके शरीर में होती है, नर के शरीर में, मादा के शरीर में, दोनों के शरीर में, किसी में भी नहीं। तो आप लोग बताओगे मादा के शरीर में होती है। अब मादा के शरीर में भी कहाँ, तो आप बताएंगे मादा के फर्टिलाइजेशन की क्रिया मादा के शरीर में फैलोपियन ट्यूब में होती है। तो कहाँ होती है, मादा की अंड निषेचित नलिका में होती है। अंड निषेचित नलिका जिसको कहते हो, अंड निषेचित नलिका, अंड निषेचित नलिका में होती है ना मैम। अंड निषेचित नलिका क्या होती है, जिसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो निषेचन की क्रिया मादा के शरीर में होगी और मादा के शरीर में भी कहाँ, अंड निषेचित नलिका में होती है। ठीक है, तो बताएंगे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। तो ये कहाँ होती है दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब में होती है। फैलोपियन ट्यूब किसके अंदर पाई जाती है, ये भी पूछ ले तो बताओगे मादाओं के अंदर, है ना। अब मैम फैलोपियन ट्यूब कैसी होती है, कैसी दिखती है फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब देखो ऐसी होती है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं यहाँ, तो जब आप इस वाले डायग्राम को देखोगे, ये वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये है बेटा फैलोपियन ट्यूब का डायग्राम। कहाँ है फैलोपियन ट्यूब, तो ये होती है फैलोपियन ट्यूब, ये जो तुम्हें दो दिख रही है, ठीक है यहाँ। तो यहाँ पर अंडा रखा होता है, मान लो ये अंडा रखा हुआ है, ये अंडा है, और इसी अंडे के पास पहुंचते हैं शुक्राणु इस तरीके से ऐसे, और इस अंडे के साथ जाकर शुक्राणु मिल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं निषेचन। तो निषेचन बेसिकली हमारी जो ओवरीज होती हैं दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर, लड़कियों के शरीर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, बेटा अभी एग्जाम्पल सबका बताऊंगी, अभी तो हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उनको क्लियर करते चल रहे हैं, एग्जाम्पल सबका बताऊंगी, ठीक है। अभी विद एग्जाम्पल ही पढ़ेंगे हम लोग सारी चीजें, क्लियर। तो अभी ये होती है हमारी फैलोपियन ट्यूब, ये लंबी लंबी नलिकाएं हमारे पास दो होती हैं फैलोपियन ट्यूब, इनमें ही बनते हैं दोस्तों अंडे, और इन्हीं के अंदर अंडों का निषेचन होता है शुक्राणु से, है ना। शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलते हैं, तो इसी को निषेचन कहा। तो बेसिकली निषेचन कहाँ होता है, हमारी फैलोपियन ट्यूब में होता है, क्लियर। अब आपने देखा कि जब निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में हो रही है, भाई निषेचन जो हो रहा है वो अंड निषेचित नलिका में हो रहा है, तो इसी को कहते हैं आंतरिक निषेचन। यही है दोस्तों आंतरिक निषेचन, तुम्हें दिख रहा है ना, ये निषेचन शरीर के अंदर हो रहा है, इसी को कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यानी जब निषेचन की क्रिया हमारे शरीर के अंदर होती है, मादा की फैलोपियन ट्यूब में होती है, इसी को कहते हैं दोस्तों क्या, इसी को कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल जानते हो बेटा, बुक अंकित सर ने वीडियो भी बनाई है, बस एक दो दिन में आपके पास बुक पहुंचने वाली है, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। एक दो दिन में जो बुक है वो आपके पास पहुंचने वाली है, क्लियर। चलो अब सुनो, अब आगे बात करते हैं। तो आपने समझा कि मैम, आपने कहा कि निषेचन दो तरीके का होता है, एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन, क्लियर। अभी अभी मैंने आपको बताया। तो मैडम जी यहाँ पर आपने कहा कि आंतरिक निषेचन वो है जो मादा के शरीर के अंदर, अंदर भी कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो फैलोपियन ट्यूब तुम्हें कहीं दिख रही है, हमारी बॉडी के अंदर ही तो है, बस वहीं अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो मतलब फ्यूजन का मतलब होता है बेटा मिलना या संलयन होना, मिलना, ठीक है बेटा। इंग्लिश में, प्योर इंग्लिश में तो बुक नहीं है, लेकिन वहां पे आपको बहुत सारी चीजें बाइलिंगुअल ही दी हुई हैं, क्लियर। अब ओवरी की संख्या भी दो होती है, अंडाशय भी दो होते हैं, अब ये सारी चीजें आगे पढ़ोगे बेटा, अंडाशय भी दो होते हैं। तो आओ समझो, तो आंतरिक निषेचन क्या होता है, तो कहोगे मादा के शरीर में होता है, मादा के शरीर के अंदर, वो निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर अंड निषेचित नलिका में होता है, अंड निषेचित नलिका में होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं अंड निषेचित नलिका में होता है, नलिका में होता है, उसी को कहा जाता है दोस्तों
इंटरनल फर्टिलाइजेशन, वही होता है आंतरिक निषेचन। क्लियर? तो आप लोग बताओगे फर्टिलाइजेशन दैट प्लेस, लिखेंगे फर्टिलाइजेशन that take place inside the fallopian tube of female। ठीक है, तो महिला की जो फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल, तो फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर जो निषेचन की क्रिया होती है उसी को कहते हैं आंतरिक निषेचन, मतलब अंदर हो रही है दोस्तों, है ना। यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप लोग बताकर चलोगे, ठीक है, यहां पर आप लोग बताकर चलोगे कि ये क्रिया बाहर होती है, ये क्रिया मादा के शरीर के अंदर नहीं हो रही, शरीर से बाहर हो रही है दोस्तों, शरीर से बाहर। ठीक है, तो आप लोग बताएंगे कि वह निषेचन की क्रिया जो मादा के शरीर के बाहर होती है, तो लिखेंगे वह प्रक्रिया या वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है, तभी तो इसको कहते हैं बाह्य निषेचन। तो वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है, ठीक है, शरीर के बाहर होता है, उसी को कहा जाता है दोस्तों बाह्य निषेचन। तो बात समझ में आई, एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक अंदर और बाह्य बाहर होता है। तो लिखेंगे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, फर्टिलाइजेशन दैट टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी। थोड़ा सा छोटा और करके मैं सोच रही हूँ सारे स्टेटमेंट क्लियर यहीं पे कर दूं एक ही चार्ट पर। तो फर्टिलाइजेशन दैट प्लेस आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी, ठीक है, फीमेल बॉडी, तो मादा के शरीर के बाहर जो निषेचन की क्रिया होती है उसको कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है ना। अब दोनों के एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि मैम कौन से जीव ऐसे हैं जिनमें निषेचन शरीर के अंदर होता है और कौन से जीव ऐसे हैं जिनमें निषेचन शरीर के बाहर होता है। तो आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं। आइए दोस्तों एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, आपको उदाहरण पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जब कभी भी उदाहरण पूछे तो आप लोग बताते हो सबसे पहले बाह्य निषेचन का एग्जाम्पल कि मैम बाह्य निषेचन किस में होता है। तो बाह्य निषेचन की क्रिया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है दो जीवों के अंदर। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया है वो आपको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। मैम कौन कौन सा एग्जाम्पल याद रखना है, तो आप लोग बताकर चलते हो मेंढक। मेंढक सबने देखा है और बहुत प्रश्न आता है कि मेंढक में किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। मेंढक बोले तो फ्रॉग, ठीक है, तो एक एग्जाम्पल तो ये हुआ। और दूसरा एग्जाम्पल होता है बोनी फिश, दूसरा एग्जाम्पल हो जाता है बोनी मछलियां, बोनी फिश, बोनी मछली, ठीक है। अब मैम बोनी मछली का मतलब ये नहीं है, बोनी बोलते हैं ना छोटी मछली, मतलब समझ लेना, बोनी मतलब जिनके अंदर बोन्स होती हैं, हड्डियां, ठीक है, तो इसको कहा जाता है बोनी फिश। तो ये कई बार आपको पूछ लेता है कि जो बोनी फिश होती हैं यानी हड्डियों वाली जो मछलियां होती हैं जिनका पूरा शरीर हड्डियों से बना है ना बेसिकली, तो बोनी मछली जो होती है इनमें जो निषेचन होता है वो किस प्रकार का होता है। आपने कहा आंतरिक निषेचन होता है। मैम ये कैसे करती है निषेचन, तो ये अपने अंडे और शुक्राणु पानी में छोड़ देती हैं दोस्तों। अब ये पानी में तो रहती हैं भाई मछलियां, तो ये क्या करती हैं, अपना जो इनके पास शुक्राणु है, इनका जो अंडाणु है उसको ये पानी में छोड़ देती हैं, और पानी में छोड़ती हैं तो तब वहीं पर इनमें क्या होता है, निषेचन की क्रिया। डायग्राम था यार, कहाँ गया, तभी इनके अंदर होता है निषेचन। तो देखेंगे आप लोग जैसे बाह्य निषेचन कहाँ होता है, तो देखो इस डायग्राम को, ठीक है, इसमें आपको दिख रही है ये मछली, ये मछली है, देखो इस मछली ने अपने जो अंडाणु है, ये एक नर मछली है एक मादा मछली है ना, ये मादा है ये नर है, तो मादा और नर ने दोनों अपने अंडाणु और शुक्राणु पानी में छोड़ दिए। तो ऐसा समझो ये अंडाणु है ये शुक्राणु है, अब पानी में ही दोनों का मिलन होगा, पानी के अंदर ही। भाई देखो मछली के शरीर के अंदर थोड़ी मिलन हो रहा है, बाहर मछली के शरीर से बाहर मिलन हो रहा है। मान लो ये शुक्राणु है और ये अंडाणु है, तो देखो ये पानी में मिलेंगे। अब
इनका निषेचन पानी में ही होता है, तो ये हो जाता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है? बाह्य निषेचन का। लेकिन आंतरिक निषेचन में आपने अभी भी पढ़ा कि शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। फैलोपियन ट्यूब मादा के शरीर के अंदर पाई जाती है। तो फैलोपियन ट्यूब में जब निषेचन की क्रिया हो रही है ना, अंड निषेचित नलिका में जब निषेचन की क्रिया हो रही है, तो इसको कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आई है ना? तो यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया होती है वो उमेश प्यारे बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल हम अपना विशेष ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं, तो आपको समझ में आया एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, आप बताते हो, मछली में और दोस्तों मेंढक के अंदर। अब यहां से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है अपवाद के तौर पर। अपवाद आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेता है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब जो चीज हटकर है थोड़ा, यानी कि जो आपको कंफ्यूज करती है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी आप लोगों को पूछे कि जो वेल होती है, वेल आप लोग मछली समझते हैं, वास्तव में वेल कोई मछली नहीं है, वेल एक स्तनधारी जीवी है ना। वेल हो गई, डॉल्फिन हो गई दोस्तों, वेल हो गई, डॉल्फिन हो गई, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आंतरिक होता है, याद रखना है ना। आप इनको मछली समझते हो, लेकिन ये मछली नहीं होती हैं, ये होती हैं मैमल, ये स्तनधारी की कैटेगरी में आती हैं। अभी आप इसको आगे पढ़ोगे। तो प्यारे बच्चों, इनमें कैसा निषेचन होता है, कभी भी पूछे, इनमें होता है आंतरिक निषेचन। इनमें होता है दोस्तों आंतरिक निषेचन, इनके अंदर आंतरिक निषेचन होगा, यानी ये अपने अंडे पानी में नहीं छोड़ेंगी, इनके शरीर के अंदर ही शुक्राणु और अंडाणु जाकर मिलेंगे। इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ये याद रखना। स्पेशली कभी भी आपको इन दोनों के बारे में पूछे तो आप लोग बताओगे कि इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई? क्लियर? चलो आओ आगे बात करते हैं। अब आ जाओ आगे बात कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मैम आप बताएं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस किस में होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम दूसरा उदाहरण पढ़ने वाले हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा, अब बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, कि मैम आंतरिक निषेचन किस में होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इनको छोड़कर जो भी हैं उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, उनमें कैसा निषेचन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस किस के अंदर होगा? आंतरिक निषेचन। तो बताओ भाई किस किस में होता है? आंतरिक निषेचन आप लोगों ने अभी अभी देखा इंसान में, यानी हम आते हैं स्तनधारी की कैटेगरी में। तो कभी भी आपको पूछे पक्षी में कैसा निषेचन होगा, बर्ड, तो आप बताओगे इंटरनल। ठीक है, कभी भी आपको पूछे सांप वगैरह जो होते हैं सरीसृप, इनके अंदर कैसा निषेचन होगा, बताओगे इंटरनल। रेप्टाइल जो होते हैं, रेप्टाइल्स। ठीक है, कभी भी आप लोगों को पूछे कि जो स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी मैमल, इनमें कैसा निषेचन होता है, आप बता के चलते हो इंटरनल होता है स्तनधारियों में भी। मैमल्स, ठीक है, मैमल्स में भी कैसा होता है, स्तनधारियों में भी कैसा होता है, इंटरनल। हम लोग स्तनधारियों में ही आते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, घोड़ा, बंदर, बंदरिया, सब स्तनधारियों में आते हैं। इन सब के अंदर फैलोपियन ट्यूब होती है, उसी में निषेचन होता है। ठीक है, अगर कैचवे की बात कर रहे हो तो कैचवे में भी आंतरिक निषेचन होता है। कैचवा भी क्या करता है, आंतरिक निषेचन। अर्थवॉर्म में भी आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात है ना? क्लियर? तो इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक, बिच्छू में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर? चलो अब हम बात करते हैं कि मैम ये आप लोगों ने पढ़ा कि किसमें आंतरिक निषेचन है, किसमें बाह्य निषेचन। ये वाले दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आते हैं, इनको थोड़ा अच्छे से याद करोगे। अब बात करते हैं, वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं। हम लोगों ने यहाँ से बात कर रहे थे हम लोग आपका जो अलैंगिक जनन है और लैंगिक जनन है, इन दोनों के बारे में। तो यहाँ से मैंने आपको ये जो वर्ड है निषेचन, इसको क्लैरिफाई कर दिया। इसके बारे में जितने भी फैक्ट बनने थे पेपर में वो सब करा दिए। अब आ जाओ चौथे डिफरेंस की तरफ चलते हैं। अब चौथा डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? तो चौथा डिफरेंस ये है दोस्तों कि अलैंगिक जनन जो होता है इसमें किस प्रकार का विभाजन होता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है इसमें जो विभाजन होता है वो होता है माइटोसिस। तो लिखोगे यहाँ समसूत्री विभाजन होता है।
जहाँ जो यहाँ पर संतान बनती है या एक जीव से दूसरा जीव बनता है तो किस विभाजन से बनता है? समसूत्री विभाजन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर किस प्रकार का विभाजन पाया जाता है, तो आप कहोगे यहाँ होता है समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो बताओगे माइटोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन टेक प्लेस हेयर, यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइटोसिस डिवीजन होता है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, जबकि हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कौन सा होता है? मेनली अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का मियोसिस डिवीजन देखने को मिलता है। तो यहाँ बताओगे यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है दोस्तों? अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। इस प्रकार के जनन में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोग बताकर चलते हो मियोसिस डिवीजन टेक प्लेस हेयर। मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन टेक प्लेस हेयर। तो कैसा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। क्लियर? तो ये भी एक बहुत अच्छा डिफरेंस है जो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है आप बताकर चलते हो? माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब है समसूत्री, मतलब सेम अपने जैसा कोई भी, जैसे आपने गुलाब है, गुलाब का कलम काटकर मिट्टी में लगाया तो उस पर सेम वैसे ही गुलाब का पौधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ होता है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन होता है अर्धसूत्री विभाजन, जहां गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है या जो जीव बना है उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं दोस्तों। क्लियर? बेटा कैचवे के शरीर के अंदर भी ओवरीज होती हैं, उन्हीं में जाकर होता है निषेचन। ठीक है, उन्हीं में होता है प्यारे बच्चे निषेचन। क्लियर? चलो आओ आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये जो आप लोगों का दोस्तों मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन होता है दोनों में, तो पांचवा पॉइंट दोनों के अंदर क्या बनेगा? तो पांचवे पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो फिफ्थ पॉइंट होता है उसके बारे में भी हम लोग बात कर कर चलेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा अर्धसूत्री, सॉरी अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन हमने लिखा यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इधर हमने लैंगिक लिख दिया। अब इनके बारे में जो पांचवा पॉइंट है वो कौन सा हो सकता है? यहाँ पर हमने लिख दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पांचवा पॉइंट ये दोस्तों कि यहाँ पर आप लोगों का, ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर आप लोगों का जो लैंगिक जनन होता है इसमें वेरिएशंस बहुत कम देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? वेरिएशन। मैडम अंडे देती हैं, बेटा वो अंडा तो बना तो उनके पेट में ही ना, वो अंडा बना तो उनकी ओवरी में ही ना, उस अंडे को उन्होंने बाहर निकाल दिया। लेकिन वो अंडा कैसे बना? निषेचन तो हो चुका था अंदर, तभी तो वो अंडा बना। वो अंडा वो वाला अंडा नहीं है जो आप समझ रहे हो कि महिलाओं के शरीर में अंडे बनते हैं, ऐसे अंडे नहीं बनते हमारी बॉडी में। ओवम यानी अंडाणु ऐसी एक कोशिका होती है जो शुक्राणु के साथ मिलकर एक बच्चे को जन्म देगी। ठीक है, क्लियर? चलो आओ, तो अब इधर समझो, इधर हमने लैंगिक जनन लिखा तो पांचवा डिफरेंस कौन सा होगा? तो यहाँ विभिन्नताएं नहीं पाई जाती। ठीक है, तो लिखोगे इस प्रकार के जनन में, ऐसे लिखना, इस प्रकार के जनन में विभिन्नताएं, इस प्रकार के जनन में कम विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, कम विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है बेटा, ये पेपर में पूछा गया है, कम विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ऐसा लिख लो। ठीक है, तो ये जो जनन होता है इसमें जो विभिन्नताएं हैं वो कम पाई जाती हैं दोस्तों। मैम विभिन्नताएं मतलब अभी समझाऊंगी, पहले इंग्लिश में लिख लो। तो लिखेंगे लेस वेरिएशन, लेस वेरिएशंस आर प्रेजेंट, लेस वेरिएशंस आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो वेरिएशन है वो बहुत कम देखने को मिलती हैं। पहले इधर लिख लो फिर इसको एक्सप्लेन करूंगी। पांचवा पॉइंट यहाँ पर लिखोगे अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। भैया कम पाई जाती हैं तो यहाँ अधिक पाई जाती हैं, अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। आप लोग लिखेंगे अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस प्रकार के जनन में क्या होता है? अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बना है पेपर में, इस पर PYQ लिख लेना, ये प्रश्न बना है पेपर में।
कि किस प्रकार के जनन में जीवों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, दोनों में, है ना, किसी में भी नहीं, ऐसे करके आया था बेटा। तो आप लोग बताओगे कि अधिक विभिन्नताएं इसमें पाई जाती हैं, लिखोगे मोर वेरिएशंस आर प्रेजेंट। मोर वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। मैम मोर वेरिएशंस का मतलब मोर वेरिएशंस आर प्रेजेंट, यहाँ अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब बात आती है विभिन्नताओं की कि ये क्या होता है। तो बेटा आपने देखा कि हर जीव अपने से अलग होता है। जैसे अगर सारे इंसान एक जैसे होते बेटा, है ना, अगर सारे इंसान एक जैसे होते तो हम कैसे पहचान पाते। आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी मैम बायो पढ़ाकर निकल गई, कौन सी मैम ज्योग्राफी पढ़ाकर निकल गई, कौन से सर मैथ्स पढ़ाकर निकल गए। हम एक दूसरे की शक्लें देखकर ही तो पहचान पाते हैं कि ये बायोलॉजी वाली मैम है, ये मैथ्स वाले सर हैं, ये ज्योग्राफी वाली मैम है, ये हिस्ट्री वाले सर हैं, है ना। हम तभी तो देखकर पहचान पाते हैं दोस्तों, है ना। ठीक है सर्वेश बच्चा, इसको एक बार कल की क्लास में फिर से रिपीट कर लेंगे चीज को, ठीक है बेटा। चलो अब हम बात करते हैं, हाँ जी, स्तनधारियों के अंदर आंतरिक निषेचन होता है, क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं कि मैम हम इंसानों में जब देखते हैं तो सभी की शक्लें अलग अलग हैं, किसी की शक्ल कैसी है, किसी की शक्ल कैसी है। तो हम इंसानों में होता है लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन होता है तो भाई आपको पता है वेरिएशन ज्यादा है, विभिन्नताएं ज्यादा है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है ना। तो सब में वेरिएशन देखने को मिलती है। वेरिएशन क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पर होता है अर्धसूत्री विभाजन, अभी लिखवाया। और अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है कि गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। मतलब दो जगह से हमारे अंदर लक्षण आए हैं, मम्मी से और पापा से, दोनों के गुण हमारे अंदर मिश्रित होकर आए हैं। तो हम अलग तरीके के जीव बनेंगे, ना मम्मी के जैसे ना पापा के जैसे, हम अलग बनते हैं। तो तुमने देखा है कभी कि हम जब इंसान है क्या हमारी शक्लें बिल्कुल हमारी मम्मी पापा जैसी हैं। तुम कहोगे नहीं मैम, आपकी शक्ल बिल्कुल आपके मम्मी पापा जैसी नहीं है, आपकी शक्ल अलग है। अब मेरे बच्चों की शक्ल क्या बिल्कुल मेरे जैसी होगी। आप कहोगे नहीं मैम, उनकी अलग होगी। तो हम इंसानों में आपने देखा हर इंसान की शक्ल अलग है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं हमारे अंदर, क्योंकि इंसानों में होता है लैंगिक जनन। लेकिन अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर विभिन्नताएं बहुत कम है। जैसे आम का पेड़ है तो उस आम के पेड़ पर सारे आम ही लगेंगे बेटा, क्या उस पर केले लग जाएंगे, ये बताओ। कहोगे नहीं मैम, आम का पेड़ है तो आम ही लगेंगे, है ना। आप कहोगे क्लियर, अमाशय में गलत है, समझ नहीं आया बेटा क्या बोल रहे हो। अमाशय नहीं, मैंने बोला था आप लोगों को जो मुर्गियां होती हैं उनके अंदर भी अंडाशय होते हैं, ओवरी होती हैं। ओवरी होती है तो फैलोपियन ट्यूब होती है और वहीं पर उनका निषेचन होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आओ अब आगे बात करो। तो आपने ये सारी चीजें बताई है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वेरिएशन कम होती है, देखने के लिए कम मिलती हैं, यहाँ पर विभिन्नताएं कम मिलती हैं। ठीक, तुम में से कई बालक ऐसे लगते हैं मुझे कि पता नहीं ये ग्रुप डी की तैयारी क्यों कर रहे हैं। इन्हें तो बायोलॉजी से पीएचडी करना चाहिए था, इन्हें तो बायोलॉजी से पीएचडी करना चाहिए था भैया, है ना। फ्रॉग किसका एग्जाम्पल है। फ्रॉग बेटा मैंने लिख रखा है ना, फ्रॉग के अंदर कैसा निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन दोनों लिखवा रखे हैं देखो। तो मैंने कहा ना कि बाह्य निषेचन जो होता है ये मेंढक में होता है, और मेंढक किस में आता है, रेप्टाइल, मेंढक आता है उभयचर में, एम्फीबियन के अंदर, एम्फीबियन के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात। चलो एक बच्चे को कैचवे वाले इस पॉइंट पर डाउट लग रहा है, इसको कल की क्लास में हम एक्सप्लेन कर लेंगे एक बार फिर से। ठीक है दोस्तों, कैचवे को हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे। समझ में आ गई बात। आगे बढ़े, आगे चले, अगली क्लास में पढ़े सारी चीजों को, क्लियर। अब जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनको यहां से भी कोई भी एक कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है जो दोस्तों गलत है, वो सारे बच्चे टेलीग्राम पर मुझे बताएं कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको गलत लग रहा है। और चाहे तो आप कॉलिंग टीम को नंबर दें अपना, मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर। चलो आ जाओ आगे चलते हैं। अब कल की क्लास में हम लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इनको बहुत अच्छे से आप लोग देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न जो हैं वो पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब कल की क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद। एक बार बुक के बारे में मैं आपको बता रही हूँ।
बुक आप लोगों की आ चुकी है, रेलवे विज्ञान बुक। उसको आप रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जाकर उसको परचेज कर सकते हो। उसकी हार्ड कॉपी भी आ चुकी है, अभी सुबह तक मेरे पास थी, अभी थोड़ा सा वो ऑफिस में रह गई है, मैं उसको दिखाती। उस बुक के सैंपल मैं आपको दिखाती तो कल बिल्कुल दिखाऊंगी, डायग्राम वगैरह उस बुक के अंदर किस तरीके से हैं, थ्योरी उस बुक के अंदर किस तरीके से है, तो कल हम सैंपल के तौर पर उस बुक को भी जरूर देखेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।